गाड़ी ऊबड़-खाबड़ रास्ते की वजह से हिलने लगी। प्रिंस एल्सेस्ट ने एलिसा को पकड़ा और पूछा, तुम ठीक हो? एलिसा शर्मा गई और बोली, मैं ठीक हूँ। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो बताना, उसने कहा और एलिसा के पीछे कुशन रखा ताकि वो टेक लगा सके। एलिसा ने प्रिंस एल्सेस्ट का हाथ खींचा और उसे अपने पास बैठने को कहा। प्रिंस एल्सेस्ट एलिसा की बात मानकर बैठ गया। एलिसा ने कहा कि उसे कुशन से ज़्यादा आराम प्रिंस एल्सेस्ट से लगने में है। प्रिंस एल्सेस्ट ने मुस्कुराते हुए एलिसा को देखा। उधर दूसरी गाड़ी में एल्सी और आसाफ थे। एल्सी बाहर की तरफ देख रही थी और आसपास की चीज़ें देखकर खुश हो रही थी। आसाफ ने एल्सी का हाथ पकड़ा और उसमें मना डाला। अचानक ठंडक से एल्सी चौंक गई और आसाफ की तरफ देखने लगी। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, आसाफ ने कहा। एल्सी ने अपना हाथ उठाया और देखा कि उसमें एक खरगोश की मूर्ति थी। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है! एल्सी बहुत खुश हो गई। उसने पूछा, क्या तुमने इसे मना से बनाया? हाँ, अब मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर पाता हूँ, आसाफ ने जवाब दिया। हालांकि मना यूज़ करने से मुझे अब भी अजीब लगता है, उसने मन में सोचा। एल्सी उस गिफ्ट से बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत प्यारा था। लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से वो मूर्ति जल्दी पिघलने लगी। एल्सी परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आया क्या करे। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से बना सकता हूँ, आसाफ ने कहा। तो जल्दी करो, पिघलने से पहले, एल्सी ने कहा। लेकिन आसाफ ने सीधे नहीं बनाया। उसने कहा कि उसे भी एल्सी से एक गिफ्ट चाहिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, एल्सी ने कहा। तो सोचो क्या हो सकता है, इससे पहले कि ये मूर्ति पिघल जाए, आसाफ ने कहा और एल्सी के पास झुक गया। एल्सी जो नहीं जानती थी कि क्या गिफ्ट दे, वो उसके करीब झुकी ताकि उसे किस कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, गाड़ी फिर से हिलने लगी और दोनों चौंक गए। आसाफ ने खिड़की से बाहर देखा कि क्या हो रहा है, तो देखा एक आग का गोला उनकी तरफ आ रहा था। आसाफ ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा लात मारकर खोला और एल्सी को उठाकर बाहर ले गया। आग का गोला उनसे टकराने ही वाला था, लेकिन आसाफ ने उन्हें बचा लिया। फिर उसने एल्सी की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, एल्सी ने कहा। ये सब क्या हो रहा है? एल्सी ने पूछा। आसाफ ने जलती हुई गाड़ी की तरफ देखा। उसे भी नहीं पता था ये किसने किया। फिर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो अल्मोर भागता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो मदद मांग रहा था। तेरे पीछे क्या है? आसाफ चिल्लाया। मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता वो क्या है, अल्मोर चिल्लाया। क्योंकि वो चीज़ें बहुत दूर थीं, इसलिए आसाफ को कुछ दिख नहीं रहा था। असल में अल्मोर के पीछे एक ग्रुप था, जादूगरों का। आसाफ ने एल्सी से कहा कि वो उसके पीछे रहे। वो अल्मोर का पीछा कर रहे दुश्मन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अल्मोर उनके करीब पहुंचा, आसाफ ने कहा, झुको। आसाफ ने अटैक किया। अल्मोर ने जल्दी से सिर झुका लिया ताकि वार से बच सके। आसाफ का अटैक सीधा टारगेट पर लगा। अल्मोर ने पीछे देखा और पाया कि जो उसका पीछा कर रहे थे, वो गायब हो गए थे। आसाफ ने अपने हाथ की सुन्नता और दर्द को झेला, जो मना इस्तेमाल करने से हुआ था। माय लॉर्ड, मुझे लगा तुम मुझे 2 टुकड़ों में काट दोगे, अल्मोर ने मजाक में कहा और आसाफ के पास आया और वो उसे डांटता है। एल्सी जल्दी से आसाफ को बुलाती है। वो कहती है, सावधान रहो, और भी दुश्मन आ रहे हैं। आसाफ और अल्मोर हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर जिंदा रहना है तो पीछे हट, आसाफ ने अल्मोर से कहा और बोला, एल्सी का ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कि इनकी गिनती ज्यादा हो गई है, या मैं ही गलत हूँ, अल्मोर बोला, पीछे हटते हुए। आसाफ जो थोड़ी देर पहले एल्सी के साथ वक्त बिताना चाहता था, वो सब बर्बाद हो गया। अब उसके अंदर गुस्सा था, जो वो इन दुश्मनों पर निकालना चाहता था। उसने तलवार निकाली, जो मन्ना बचा था, उससे तलवार को और तेज किया, तुरंत हमला कर दिया, एक के बाद एक। लेकिन हर बार हमला करते हुए उसे अंदर से लग रहा था, ये कोई इंसान नहीं है। अब उसे पूरा यकीन हो गया, हमारा दुश्मन कोई आम इंसान नहीं, ये तो राक्षस है। एल्सी भी हालत देखकर कंफ्यूज हो गई। बुक में तो ऐसा कुछ नहीं था। तभी पीछे से एक राक्षस एल्सी पर अटैक करने आ गया। एल्सी की चीख सुनकर आसाफ चौंक गया। उसने फौरन पलटकर देखा और एल्सी को जमीन पर गिरते हुए देखा। एल्सी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी नज़र अल्मोर पर गई,
जो उस राक्षस का अटैक रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे इस हालत में देखकर आसाफ चिल्लाया, अल्मोर, पीछे हट। आसाफ ने फिर जोरदार अटैक किया। उधर एल्सी अल्मोर के पास गई और उसे उठाया। मुझे लगता है किसी ने काट लिया। अल्मोर दर्द में चीखा। उसने अपना हाथ देखा, जल रहा था। हाथ जलते देख वो घबरा गया। आसाफ फौरन उसके पास आया और अपने मन्ना से उसका हाथ जमा दिया। तू मरेगा नहीं, रोना बंद कर, बच्चा मत बन, आसाफ ने कहा और अपनी कोट उतार दी। प्रिंस एल्सेस्ट से बोलना, वो तेरे जख्म को ठीक कर देगा। तब तक इसे ढंक के रख। उसने कोट ऑलमोर को दी ताकि वो हाथ छुपा सके। उधर एल्सी खड़ी होती है, लेकिन अब उसे एलिसा की टेंशन हो रही है। आसाफ उसे समझाता है, एलिसा सेफ है, वो प्रिंस एल्सेस्ट के साथ है। जब तक वो रोशनी वहाँ है, तब तक वो बिल्कुल ठीक रहेगी। आसाफ बोला, रोशनी की तरफ देखकर। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि दुश्मनों की गिनती रुकने की जगह और बढ़ रही थी। उधर प्रिंस एल्सेस्ट ने आखिरकार अपने सामने वाले दुश्मन को हरा दिया। एलिसा, अब नीचे आ सकती हो, उसने कहा और एलिसा को धीरे से नीचे उतारा। तभी एक राक्षस ने एलिसा की टांग पकड़ ली। एलिसा चौंकी, लेकिन बिना एक सेकंड लगाए उसने उस राक्षस को जोर से किक मारी। एल्सेस्ट ने देखा और मन ही मन सोचा, लगता है अब इसे उठाकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एलिसा के इस एक्शन को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराया। हम मुझे लगा था इसे बचाना पड़ेगा, पर ये तो उम्मीद से ज़्यादा तगड़ी निकली। पास खड़ा एक आदमी बोला जो काले कपड़ों में था। प्रिंस एल्सेस्ट उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। जब उसने गौर से देखा तो उसे पहचान गया। काले कपड़ों में जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस लुडविग था। इस हादसे से एक दिन पहले VRC का पैलेस, सम्राट का कमरा। प्रिंस लुडविग बाहर खड़ा था और जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। उसे जवाब चाहिए था। मैंने 20 साल तक सबसे ज्यादा वफादारी की है, वो गुस्से में चिल्लाया। तो फिर अब मेरे साथ ये क्यों? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सम्राट ने उस पर से भरोसा क्यों हटा लिया। अंदर से सम्राट ने बस एक लंबी सांस ली। उसके मन में बस यही चल रहा था, हर किसी को एक ना एक दिन इस रास्ते से गुजरना ही होता है। ये किस्मत है, एक ऐसी ताकत जिसे हम कमजोर इंसानों को बस झेलना पड़ता है। प्रिंस लुडविग ने पूछा, क्या ये सब प्रिंस एल्सेस्ट की वजह से हुआ है, जो अब वापस राजधानी आ गया है और अब उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही? राजा ने एक लंबी सांस ली। तू समझता ही नहीं लुडविग, तेरे पास ताकत है, लोग तुझसे जलते हैं, फिर भी तू अंदर से खुद को कम समझता है। देख लेना, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, लुडविग चिल्लाया और गुस्से में वहां से चला गया। रास्ते में उसे किसी की हंसी सुनाई दी। तू तो बस एक यूज होकर फेंका गया बेचारा है, किसी ने कहा। लुडविग ने पीछे पलटकर देखा। सामने एक आदमी था, काले कपड़ों में। वो था जैकलियन। मेरे पास वो है जो तू चाहता है, और तेरे पास वो है जो मुझे चाहिए, जैकलियन बोला। उसने लुडविग को एक डील ऑफर की। मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा जिससे कोई तुझे हरा नहीं पाएगा, बस एक शर्त पर, तू मेरी मदद करेगा। एल्सेस्ट ने लुडविग की तरफ देखा। तूने ऐसा क्यों किया? लुडविग कुछ नहीं बोला, बस तलवार निकाली और अटैक की तैयारी कर ली। हमेशा से तू ही प्रॉब्लम रहा है, काश तू कभी होता ही नहीं, लुडविग बोला। वो सच में एल्सेस्ट को मारना चाहता था। एल्सेस्ट ने एलिसा की तरफ देखा। जो भी हो, पास मत आना। एलिसा थोड़ा डरी, लेकिन पीछे हट गई। सावधान रहना। एलिसा को हटते देख लुडविग ने तलवार उठाई और सीधे एल्सेस्ट पर हमला किया। तू पागल हो गया है, होश में आ, एल्सेस्ट चिल्लाया। पर लुडविग ने कुछ नहीं सुना, बार बार वार करता रहा। जब एल्सेस्ट को लगा कि लुडविग अब कुछ भी नहीं समझेगा, उसने जोर से एक मुक्का लुडविग के सीने पर मारा। मुक्के की ताकत और उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर उसने तलवार लुडविग की तरफ तानी। क्या तू एक प्रिंस होकर भी भगवान को धोखा दे आया? क्या तूने अपनी रूह शैतान को बेच दी? लुडविग चिल्लाया। मुझे मत घूर, तुझे क्या पता जब तुझे सब कुछ फ्री में मिला है। वो फिर से हमला करने भागा। एल्सेस ने उसे देखा और सोचा, कितना गिर गया है ये। उधर आसाफ ने आखिरकार दुश्मनों को हरा ही दिया। लगता है अब सब खत्म हो गया, वो हाँफते हुए बोला। एल्सी और अल्मोर उसके पास दौड़े। आसाफ, मैं अभी भी मन्ना की वजह से ठंडा महसूस कर रहा हूँ, टच मत करना, आसाफ बोला। जब देखा एल्सी उसके पास आ रही है, पर एल्सी ने उसकी बात नहीं मानी। वो पास आई और उसके चेहरे के जख्म को छू लिया। आसाफ नहीं चाहता था कि वो परेशान हो, इसलिए बोला, मैं ठीक हूँ, अब सबसे ज़रूरी है कि हम तेरी बहन को ढूंढें, उसने कहा।
वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिसने राक्षसों को बुलाया है वो भी वहीं कहीं है। एल्सी ने हाँ में सिर हिलाया। वो अब भी कांप रही थी, आसाफ के मन्ना की ठंड से। उसे कांपते देख आसाफ ने ऑलमोर को बुलाया। अपनी जैकेट दे दे। एल्सी ने रोका। ऑलमोर खुद भी घायल है। लेकिन ऑलमोर ने फिर भी मुस्कुराकर जैकेट उतार दी। चोट लगी थी पर उसने कुछ नहीं कहा। आसाफ ने जैकेट एल्सी को पहनाई, फिर मुस्कुराया और बोला, चलो अब एलिसा को ढूंढते हैं। लुडविग ने कई बार एल्सेस्ट पर हमला किया, लेकिन उसके लिए एल्सेस्ट को हराना आसान नहीं था, क्योंकि एल्सेस्ट के पास मना था। एल्सेस्ट ने लुडविग का गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, जिसने शैतान से डील की हो उसे मौत की सज़ा मिलती है, चाहे वो किसी रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो। लुडविग घबरा गया और बोला, तू मुझे मारने वाला तो नहीं है ना? हम भाई हैं। ये सुनते ही एल्सेस्ट का गुस्सा और बढ़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लुडविग ने उसे भाई कहा। एल्सेस्ट ने उसे छोड़ने का मन तो नहीं बनाया था, लेकिन लुडविग ने हाथ जोड़ लिए। वो बोला, मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, न राजधानी के पास आऊँगा, बस मुझे जिंदा रहने दे। एल्सेस्ट ने उसे छोड़ तो दिया, पर बोला, तू शैतान से डील कर चुका है, अब तुझे जिंदगी भर देवी का श्राप झेलना होगा। फिर एल्सेस्ट ने सख्त लहजे में कहा, अब यहाँ से चला जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लुडविग ने सिर हिलाया जैसे मान गया हो, लेकिन जैसे ही एल्सेस्ट मुड़ा, लुडविग ने अपनी बांह से चुपके से एक चाकू निकाला। उसने मौका देखकर एल्सेस्ट पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। अलिसा ने सामने से देखा कि लुडविग ने एल्सेस्ट पर पीछे से वार करने की कोशिश की। वो चिल्लाई, एल्सेस्ट, पीछे देखो! एल्सेस्ट पलटा और हाथ से लुडविग का हमला रोक लिया। लुडविग की आंखों में हैरानी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्सेस्ट उसका वार रोक लेगा। एल्सेस्ट ने गुस्से में कहा, मुझे तुझ पर जो दया आई थी वो बेकार चली गई। उसने लुडविग का हाथ पकड़कर तलवार घुमा दी। लुडविग ने बचने की कोशिश की, लेकिन एल्सेस्ट ने दूसरा मौका नहीं दिया और उसकी तलवार सीधी लुडविग को लगी। इस वार ने लुडविग की कहानी खत्म कर दी। एल्सेस्ट की तरफ दौड़ती हुई एलिसा ने उसे गले लगा लिया। वो रो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं एल्सेस्ट को कुछ हो गया हो। उसने एल्सेस्ट को कसकर पकड़ लिया। उधर आसाफ, एल्सी और ऑलमोर अभी भी एलिसा और एल्सेस्ट को ढूंढ रहे थे। आसाफ ने आसपास देखा और जमीन पर बिखरे बॉक्स देखे। लगता है वो लोग यहीं कहीं होंगे, उसने कहा। उधर देखो, एल्सी ने सामने इशारा किया। एलिसा, एल्सी चिल्लाई और दौड़ पड़ी। जैसे ही वो एलिसा तक पहुंची, उसने उसे गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो, एलिसा को सही सलामत देखकर। आसाफ एल्सेस्ट के पास पहुंचा और पूछा, तू ठीक है ना? एल्सेस्ट ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपना जख्मी हाथ दिखाया। आसाफ ने एल्सेस्ट के पीछे देखा। वहां किसी की बॉडी पड़ी थी, जिसे वो पहचानता था। उसने पूछा, ये क्या हुआ? और वो बॉडी किसकी है? एल्सेस्ट ने कहा कि वो लुडविग था। उसने बताया कि लुडविग ने उसे मारने के लिए शैतान से सौदा किया था। फिर उसने माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से सबको खतरे में डाला। आसाफ ने सिर हिलाया और कहा, हमें तुम्हारे फैमिली ड्रामे में नहीं पड़ना, बस इस जगह को साफ कर दो। एल्सेस्ट ने कहा कि उसे आसाफ से एक ज़रूरी बात करनी है। तभी किसी की आवाज़ आई, प्रिंस एल्सेस्ट। आसाफ और एल्सेस्ट उस आवाज़ की तरफ मुड़े और उन्होंने देखा कि दो जुड़वां घोड़े पर उनकी तरफ आ रहे हैं। एल्सी ने उन्हें देखा और पहचान लिया, क्योंकि ये वही थे जिन्हें एल्सी और आसाफ ने हराया था। जुड़वां घोड़े से उतरे और प्रिंस एल्सेस्ट को सलाम किया। एल्सेस्ट उन्हें देखकर खुश हुआ। वो उसके नाइट्स थे, एंजेला और ह्यूई। आराम से रहो, यहाँ कैसे आना हुआ? एल्सेस्ट ने पूछा। ह्यूई ने कहा कि वो लोग लुडविग का पीछा कर रहे थे। ह्यूई, किसी प्रिंस के बारे में ऐसे मत बोलो, एंजेला ने टोका। ह्यूई सीधा खड़ा हुआ और माफ़ी मांगी, लेकिन उसे पता था कि जो उसने कहा वो गलत नहीं था, क्योंकि अब लुडविग प्रिंस नहीं रहा। उसका पद छिन चुका था। इसका मतलब सबको पता चल गया कि वो क्या बन गया था। एसाफ ने पूछा, लुडविग की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए। ह्यूई और एंजेला ने भी उसी तरफ देखा और चौंक गए। एल्सेस्ट ने उन्हें शांत रहने को कहा और पूछा कि पैलेस में क्या हुआ। एंजेला ने बताया कि पैलेस में एक जादूगर के बचे हुए निशान मिले थे। एक प्रीस्ट ने भी गवाही दी थी कि वहाँ कोई बुरी एनर्जी थी। तुम लोगों ने प्रिंस का पैलेस सर्च किया? एल्सेस्ट ने हैरान होकर पूछा।
क्योंकि उसने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। ये लंबी कहानी है, लेकिन प्रिंस के एक नौकर के गायब होने का केस था, एंजेला ने बताया। उन्होंने पता लगाया कि वो नौकर एक वॉरलॉक था। उसे ट्रैक करते हुए पता चला कि वो लुडविग के साथ मिलकर काम कर रहा था। क्या ये किसी प्रिंस की जांच करने की सही वजह है? एसाफ ने पूछा, क्योंकि वो जानता था कि किसी प्रिंस की जांच करना इतना आसान नहीं होता। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना नहीं है, एंजेला ने बताया। राजधानी इस समय एक वॉरलॉक की वजह से फैले डर और तबाही से हिली हुई है, एंजेला ने बताया। ये सब सुनने के बाद एल्सेस्ट अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं रास्ते में डिटेल्स सुन लूंगा, उसने कहा। रास्ते में एंजेला ने एल्सेस्ट को बताया कि 2 दिन पहले राजधानी में कई लोगों की हत्या हुई थी, जिनके पास सील था। एक ही रात में 10 से ज्यादा लोग मारे गए, एंजेला ने कहा। उनकी उम्र और स्टेटस अलग अलग था, लेकिन एक बात कॉमन थी, वो सब सील बेरर थे। एल्सी ये सुनकर चौंक गई। एंजेला ने बताया कि जो लोग मारे गए, उनकी बॉडी बुरी तरह से काटी गई थी और किसी की बॉडी पर सील नहीं था। एसाफ को एल्सेस्ट की वो बात याद आई जो उसने पिछली रात कही थी, कैसे जैकलियन अपने विक्टिम्स को मारता है। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये जैकलियन का ही काम था। सील ये दिखाता है कि गॉड हमारे साथ है, एल्सेस्ट ने कहा। इतने सारे लोग एक ही रात में ऐसे मरे तो जाहिर है लोग डरेंगे, एल्सेस्ट ने बोला। सील बेरर्स की हिफाजत के लिए गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। जो अफवाहें फैल रही हैं वो बहुत डरावनी हैं और अब वॉरलॉक्स के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, एंजेला ने एल्सेस्ट को बताया। एंजेला की बात सुनकर एसाफ को लगा कि इसमें कुछ तो अजीब है। उसे समझ नहीं आया कि ये रूमर इतना तेजी से फैला कैसे, जब तक किसी ने जानबूझकर इसे नहीं फैलाया हो। इधर अमीर लोगों का प्रेशर बढ़ रहा था कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए, तो एम्परर को मजबूरी में प्रिंस लुडविग की ट्रायल की इजाज़त देनी पड़ी। लेकिन उसी टाइम प्रिंस लुडविग गायब हो गया, तो एंजेला और ह्यूई को उसे ढूंढना पड़ा। प्रिंस अल्सेस्ट को लुडविग की बात याद आई जब उन्होंने लड़ाई की थी, कि कैसे उसके पिता ने, जो उसे पिछले 20 साल से फेवर करते आ रहे थे, उसे छोड़ दिया। ऑल्सेस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि लुडविग उसे इसके लिए ब्लेम करेगा। वैसे योर हाइनेस, आपका हाथ ठीक है ना? ये तो काफ़ी सीरियस लग रहा है, एंजेला ने एल्सेस्ट से पूछा। एल्सेस्ट ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोला, मैं ठीक हूँ, ये घाव बिना माना के भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी एलिसा ने पीछे से एल्सेस्ट को पिंच किया और बोली, ठीक नहीं है। वो जोर से चिल्लाई, आप हर्ट थे, फिर भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया और सारी ज़मीन को प्यूरिफाई कर दिया। एलिसा चाहती थी कि वो डॉक्टर को दिखाएं। वो सही कह रही है, एंजेला ने कहा। उसने बताया कि वो लोग एक विलेज के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं, वहां रुककर सप्लाईज और दवाइयाँ ले सकते हैं। एलिसा इस बात से अग्री कर गई, क्योंकि मॉन्स्टर के अटैक की वजह से सब थक चुके थे। थोड़ा रेस्ट करना कई तरीकों से अच्छा रहेगा, है ना? एलिसा ने कहा, और प्रिंस एल्सेस्ट की पीठ थपथपाते हुए उसे मनाने लगी। एल्सेस्ट को एलिसा की बात माननी पड़ी। ठीक है, ऐसा करते हैं, उसने कहा। जब तक आप रेस्ट करोगे, हम बाकी सामान ले आते हैं, एंजेला ने कहा। थोड़ी ही देर में वो लोग विलेज पहुंच गए। जब सबको पता चला कि वो लोग उसी विलेज में रेस्ट करने वाले हैं, एंजेला एक जगह ढूंढने जा रही थी जहां वो लोग आराम कर सकें, लेकिन एल्सी ने उसे रोक लिया। रुको, एल्सी ने कहा और एंजेला को रोक दिया। क्या कुछ प्रॉब्लम है? एंजेला ने पूछा। क्या इस इंसिडेंट को कोई ऑफिशियल नाम दिया गया है? एल्सी ने पूछा। नहीं, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसे सील हंटिंग कह रहे हैं। एल्सी को यह नाम सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि सील हंटिंग तो उस नॉवल का दूसरा चैप्टर था, लेकिन उसने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था। जगह देखकर सब रेस्ट करने की तैयारी में थे। अब हमें अलग होना चाहिए, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा। एलिसा और मैं उस रूम में रुकेंगे, उसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। एलिसा ने एल्सी का हाथ पकड़ लिया। वो फिर से एल्सी से अलग नहीं होना चाहती थी। एल्सी ने कहा, ये बस कुछ घंटों की बात है। वो नहीं चाहती थी कि एलिसा प्रिंस एल्सेस्ट को परेशान करे। हाँ, सही कह रही हो। अब ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से, आसाफ ने मन ही मन सोचा। अगर कुछ चाहिए हो तो आ जाना, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा और एलिसा को लेकर कमरे में चला गया। ठीक है, आराम करना, आसाफ ने झुककर सिर झुकाया, जैसे रिस्पेक्ट दे रहा हो। आसाफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
वो खुश था कि अब वो और एल्सी अकेले रह गए थे। परफेक्ट, उसने कहा, जैसे अब सब कुछ सही हो गया हो। जैसे ही एलिसा और एल्सेस्ट चले गए, एल्सी ने आसाफ की तरफ देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? ओह, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। आसाफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाओ, ये जगह तो काफी कोजी लग रही है, एल्सी ने कमरे में घुसते ही कहा, हालांकि वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। आसाफ भी एल्सी की बात से अग्री कर गया और बोला, अब इस छोटे से रूम में बस हम दो ही हैं, आसाफ ने कहा। एल्सी का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ा पीछे हट गई। तुम पीछे क्यों हटी? आसाफ ने पूछा। तुम थोड़ी डेंजरस लग रहे हो, एल्सी बोली और पीछे हटती रही। पीछे हटते हुए एल्सी का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिरकर बेड पर जा गिरी। आसाफ मस्ती में उसके पास आया, उसके ऊपर थोड़ा झुकते हुए टीजिंग किया। डेंजरस लग रहा हूँ? ऐसा क्या दिख गया जो डर गई? वो हल्के से हंसा और एल्सी की तरफ देखा। एल्सी और भी ज्यादा शर्मा गई। वो कुछ कह नहीं पाई, बस आसाफ को देखती रही। आसाफ ने आईब्राव उठाते हुए कहा, मैं तो बस सोने वाला था, तुम क्या सोच रही थी? आसाफ ने पूछा। एल्सी ने कुछ नहीं कहा और खुद को कंबल में ढक लिया। मैं कुछ नहीं सोच रही थी, एल्सी ने धीरे से जवाब दिया। तो फिर तुमने क्यों कहा कि मैं डेंजरस लग रहा हूँ? आसाफ ने फिर पूछा। लेकिन एल्सी चुप रही। देखो, अब तुम बोल भी नहीं पा रही हो, हम शादी से पहले कुछ कर भी नहीं सकते, पर मैं कैसे हैंडल करूं तुम्हारे जैसे ट्रबल मेकर को? एल्सी ने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली और खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया। आसाफ ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, अब मैं टीजिंग बंद करता हूँ। वैसे भी अब तुम वापस अपनी नॉर्मल वाली हालत में लग रही हो। तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी टाइम से भारी लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, उसने कहा। कुछ परेशानी है क्या? आसाफ ने पूछा। एल्सी ने सिर हिलाया। बस मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा हर्ट हो। आसाफ ने एल्सी को देखा। वो उसकी फिक्र से बहुत टच्ड हुआ। आसाफ ने एल्सी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम हमेशा से ऐसी रही हो। जब से हमारी पहली मुलाकात हुई है, तुम मेरी फिक्र करती रही हो। पिछली बार जब तुम अचानक मेरे घर आ गई थीं और जब हम घोड़े से गिरे थे, तब भी तुम मेरी फिक्र कर रही थीं, खुद से ज्यादा। लेकिन अब आसाफ को अजीब लग रहा था। पहले जब एल्सी उसकी परवाह करती थी, तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे दुख और बेचैनी होती है, जैसे एल्सी उसे किसी कमजोर इंसान की तरह देख रही हो। एल्सी ने कहा कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो नहीं चाहती कि आसाफ खुद को छोटा समझे। मुझे पता है, आसाफ ने कहा, लेकिन तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तो जैसे मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, वैसे तुम भी मुझ पर करो। एल्सी ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो समझ गई हो। आसाफ थोड़ा और उसके करीब आया और उसे किस कर लिया। उसी वक्त एक रोब पहने हुए आदमी ने बाहर से उन्हें देख लिया। तभी प्रिंस एल्सेस्ट ने पीछे से आवाज दी, धीरे से पीछे मुड़ो, अगर कुछ भी गड़बड़ की तो यहीं गर्दन काट दूंगा। उसने अपनी तलवार उस आदमी की गर्दन पर तान दी। एलिसा ने एल्सी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या तुम सो गई हो? आसाफ ने दरवाजा खोला और कहा, एल्सी अभी अभी सोई है। तुम क्या चाहती हो? आसाफ ने पूछा। असल में मुझे कुछ बात करनी है, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा और आगे बढ़ा। हाय, आसाफ ने लंबी सांस ली, सोचते हुए कि अब एल्सी के साथ उसका मोमेंट डिस्टर्ब हो गया। तो योर हाइनेस, मैं यहीं रुक जाती हूँ, एलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब वो एल्सी के साथ रह सकती थी। आसाफ ने एलिसा की तरफ गुस्से वाली नज़र से देखा और मन में सोचा, तो इस बार प्रॉब्लम ये लड़की है। फिर उसने प्रिंस एल्सेस्ट को देखा। मुझे याद है आपने खुद कहा था कि रेस्ट करो, और अब ये सब, आसाफ ने गुस्से में बोला। प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है और वो पहले कुछ कहना भूल गए थे। फिर प्रिंस एल्सेस्ट ने आसाफ को अपने कमरे में बुलाया। जब वो एल्सेस्ट के कमरे में जा रहे थे, तो रास्ते में आसाफ ने पूछा, वो पहले क्या बात थी जो तुम मुझे बताना चाहते थे? जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचे, आसाफ अचानक रुक गया। वहां काले कपड़ों में एक शख्स खड़ा था। आसाफ ने चौंकते हुए पूछा, ये कौन है? उस शख्स ने मुस्कुराकर आसाफ को कहा, काफी वक्त हो गया, मार्कस रैंडल। फिर उसने अपनी टोपी उतारी। वो कोई और नहीं, बल्कि एल्सी की नौकरानी साया थी। साया ड्यूक टिया का एक खत लेकर आई थी। आसाफ और प्रिंस एल्सेस्ट ने मिलकर उस खत को पढ़ा। उसमें सम्राट से जुड़ी कुछ बातें और रिकॉर्ड्स थे, जो ड्यूक टिया ने लिखे थे। साया ने बताया
कि ड्यूक टिया ने उसे ये चिट्ठी जल्दी और गुप्त रूप से पहुंचाने को कहा था। प्रिंस एल्सेस्ट ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं हो रहा, वो सम्राट पर नज़र रख रहे हैं। ये ड्यूक टिया के लिए बहुत रिस्की है। ये बहुत खतरनाक है ड्यूक टिया के लिए, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा। फिर उसने साया से कहा, ये तुम्हारे लिए भी डेंजरस है। यस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ योर हाइनेस से मुलाकात होगी। शायद गॉड्स ग्रेस है जो मैं यहाँ पहुंची, साया ने प्रिंस एल्सेस्ट से कहा। जो कुछ लेटर में लिखा था, उसके मुताबिक उस रात जब इंसिडेंट हुआ तो सिर्फ एम्परर ही गायब थे। प्रिंस अल्सेस्ट ने असाफ से पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? असाफ ने सोचा, भले ही लेटर में साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन उसे यकीन था कि उस इंसिडेंट के पीछे मास्टरमाइंड एम्परर ही है। उसे पूरा यकीन था कि ड्यूक टिया भी यही सोचते हैं। प्रिंस अल्सेस्ट ने भी असाफ की बात से सहमति जताई। उसे भी लगता था कि उस रात जो कुछ हुआ वो एम्परर से जुड़ा हुआ है। असाफ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि लुडविग ने खुद की मर्जी से हमला किया था। अगर एम्परर को पहले से पता था कि सील की तलाश कैपिटल में होने वाली है, तो इसका मतलब है कि वो डेविल से मिला हुआ था। उसे किसी की ज़रूरत थी जो अटेंशन डाइवर्ट कर सके, ताकि किसी को उस पर शक न हो, उसने कहा। प्रिंस एल्सेस्ट थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या लुडविग को बस मोहरा बनाया गया था? असाफ ने लेटर पढ़ना पूरा किया। अब उसे पूरा यकीन था कि एम्परर ने प्रिंस एल्सेस्ट के कैपिटल लौटने को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एम्परर ने डेविल से समझौता क्यों किया। असाफ ने प्रिंस एल्सेस्ट से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एम्परर ने आपको उस वक्त त्याग दिया? प्रिंस एल्सेस्ट ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, तब मैं सिर्फ 5 साल का था। लेकिन मुझे आज भी वो नज़रिया याद है, जिस तरह से एम्परर ने मुझे देखा था, जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। आसाफ ने फिर पूछा, क्या सम्राट को तुम्हारी ताकत के बारे में पहले से पता था? प्रिंस अल्सेस्ट ने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत तो बस 10 साल पहले ही सामने आई थी। आसाफ ने पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तोहफा तुम्हारे अंदर जन्म से ही था। प्रिंस अल्सेस्ट थोड़ा सोचते हुए बोला, शायद यही वजह रही हो कि सम्राट ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अगर यही वजह थी, तो उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उसका बेटा था, प्रिंस अल्सेस्ट ने खुद ही जवाब दिया। आसाफ मन ही मन सोचने लगा, नहीं, बेटा होने के बावजूद भी वो तुम्हें मार सकता था। आसाफ को वो हादसा याद आ गया जो उसके परिवार के साथ हुआ था। उसकी माँ जो एक बच्चे को लेकर घर लौटी थी, लेकिन वो सब एक दुखद अंत में बदल गया था। शायद वो सब भी सम्राट की वजह से हुआ हो। तुम ठीक हो? प्रिंस अल्सेस्ट ने पूछा, जब आसाफ अचानक चुप हो गया। आसाफ ने अल्सेस्ट की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आखिर में तुम और आखिर में तुम और मैं शायद एक जैसे ही हैं। आसाफ ने कहा, हमें उन लोगों ने ठुकरा दिया जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था। अल्सेस्ट कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आसाफ को देखता रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद आसाफ ने फिर कहा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ रही है, हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। और वो बच्चा दोनों उस अभागे सम्राट की मर्जी के रहमोकरम पर थे। आसाफ ने मन ही मन सोचा। आसाफ ने कहा, हमें सबूत चाहिए। हमें सबूत चाहिए कि सम्राट शैतान से मिला हुआ है, ताकि हम उसे गिरा सकें। प्रिंस एल्सेस्ट ने सहमति जताई। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। आसाफ को हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसमें बैंगनी रंग का तरल था। उसने पूछा, क्या ये अनीशा की जड़ से बना जहर है? प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा कि उसे ये लुडविग से मिला था। प्रिंस एल्सेस्ट की योजना थी कि उस रात वो ये जहर सम्राट के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एल्सी ने खुद को शांत करने के लिए नहाया। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने वो नॉवेल पूरा नहीं पढ़ा। अगर वो पूरा पढ़ लेती, तो शायद उसे कोई सुराग मिल जाता। नहाने के बाद एल्सी अपने कमरे में लौटी और देखा कि एलिसा अब तक नहीं जागी थी। वैसे एलिसा कब आई और कब सो गई? एल्सी ने कहा, वो दिखाती नहीं है, लेकिन ज़रूर बहुत थक गई होगी। एल्सी ने कहा और कंबल खींचकर एलिसा को ढक दिया। फिर एल्सी ने दरवाजे की तरफ देखा जब उसे दस्तक सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, सोचते हुए कि शायद आसाफ आया है, लेकिन सामने प्रिंस एल्सेस्ट था।
प्रिंस एल्सेस्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एल्सी ने उन्हें कमरे में आने दिया और कहा कि एलिसा अब तक नहीं जागी है। प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजधानी के लिए निकल रहा हूँ, उसके जागने से पहले। शायद मैं उससे कुछ समय के लिए ना मिल पाऊँ। बाकी बातों की जानकारी तुम्हें असाफ दे देगा, प्रिंस एल्सेस्ट ने कहा। जाने से पहले उसने एल्सी और आसाफ को खतरे में डालने के लिए माफ़ी मांगी। एल्सी ने कहा, ये आपकी गलती नहीं है। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बस अपना ध्यान रखना। प्रिंस एल्सेस्ट ने सिर हिलाकर उसकी बात को समझा और चला गया। इधर साया, जो आसाफ का पत्र लेकर आई थी, ड्यूक टिया के महल के पास पहुंच गई थी। ड्यूक टिया, जो शाम की शराब का आनंद ले रहे थे, साया को अचानक देखकर चौंक गए। साया ने उन्हें बताया कि वो आसाफ का पत्र लाई है। ठीक है, उसने क्या कहा? ड्यूक टिया ने पूछा। साया ने चिंतित चेहरे से कहा, एलिसा के साथ कुछ हो गया था, साया ने बोला। एलिसा की बात सुनकर ड्यूक टिया इतने परेशान हुए कि उनके हाथ से गिलास गिर गया। कुछ घंटे पहले उसी समय प्रिंस एल्सेस्ट और आसाफ अपने प्लान पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रिंस एल्सेस्ट ने आसाफ के उस आइडिया का विरोध किया जिसमें वो एलिसा को जहर देने की बात कर रहा था। आसाफ ने कहा, हमें सिर्फ किसी एक इंसान को इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रिंस एल्सेस्ट फिर भी राजी नहीं हुआ। आसाफ ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो फिर क्या हम बारी बारी से करेंगे? प्रिंस एल्सेस्ट चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हो गया कि शायद एसफ की बात में सच्चाई है। एसफ ने वादा किया कि वो ड्यूक टिया का ध्यान रखेगा और प्रिंस एल्सेस्ट से कहा, तुम तुरंत राजधानी निकल जाओ। तुम्हें सिर्फ एलिसा नहीं, औरों की भी रक्षा करनी है। कैपिटल में सील होल्डर्स फैले हुए हैं और यही तुम्हारा आइडिया था कि हम दो हिस्सों में बंट जाएं। प्रिंस एल्सेस्ट इस बात से परेशान था कि बाद में ड्यूक टिया को कैसे संभालेगा। असाफ ने कहा, वो बात बाद में देखेंगे। अभी हमें लोगों के बीच अपना असर बढ़ाना है। अगर लोगों को ये खबर मिलती है कि तुम सील होल्डर्स की रक्षा कर रहे हो, तो हमारी तरफ झुकाव बढ़ेगा। असाफ ने प्रिंस एल्सेस्ट को घूरते हुए कहा, क्या तुम एलिसा की वजह से पीछे हट रहे हो? प्रिंस एल्सेस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। असफ खड़ा हो गया और उसने साया को वो खत दिया जो उसने लिखा था। उसे पता था कि साया की एल्सी से अब तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो चाहता था कि खत तुरंत ड्यूक टिया तक पहुंचाया जाए। असफ ने कहा, तुम जानती हो ना क्या करना है? साया ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। असाफ ने प्रिंस एल्सेस्ट की ओर देखा और कहा, अब चलो, कैपिटल जाकर सील को शुद्ध करो। प्रिंस एल्सेस्ट मन ही मन सोच रहा था, ये चालाक इंसान। अब समझ आया एलिसा इसे पसंद क्यों नहीं करती। उसी वक्त एंजेला ने प्रिंस एल्सेस्ट से कहा, योर हाइनेस, हमें अब अलग रास्ता लेना होगा। एंजेला ने कहा, सावधानी से रहिए। एलिसा के पैरालिसिस की खबर शहर में फैला दी। प्रिंस एल्सेस्ट ने ट्विंस ह्यूई और एंजेला को ये बात बताई। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी और वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद प्रिंस एल्सेस्ट राजधानी पहुंच गया।